डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं नीतू सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन स्पेशल एजुकेशन। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो स्पेशल बीएड के पेपर ACSV 01 असेसमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स के ब्लॉक 4 आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट है। उस पिछले क्लास में हमने उसमें फंक्शनल असेसमेंट ऑफ लो विजन पे डिस्कस किया था। आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज भी हम असेसमेंट के ऊपर ही बात कर रहे हैं। जो पिछले क्लास में हमने किया था उससे इसमें अलग अलग जो टूल्स है या किट है उसमें कैसे टेस्ट किया जाता है उस पर यह सब रहेगा। इसमें अधिकांश आकलन विकलांग बच्चों के लिए विकास के क्रम पर आधारित होता है। जैसे जैसे बच्चों का ग्रोथ होता है उसके आधार पर हम निर्धारित करते हैं कि बच्चे का असेसमेंट या इवैल्यूएशन करना है वो किस तरह से करना है, उनका क्या क्या एजुकेशनल नीड्स है। दृष्टिबाधित छात्रों के साथ साथ अतिरिक्त निःशक्तता वाले बच्चों के लिए कौशल प्राप्त करने का विकास क्रम दृष्टिहीन साथियों से भिन्न हो सकता है। जैसे हम सभी लोगों को पता है कि विकलांगता के क्षेत्र में 21 टाइप्स के डिसेबिलिटीज़ होते हैं। तो इसमें जो विजुअली इम्पेयर बच्चे हैं उनसे और जो अदर डिसेबिलिटी से अफेक्टेड है उनका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो वेरी करता है, डिफर होता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल अलग अलग होता है। मानक उपकरणों का उपयोग करके अंधे या नेत्रहीन छात्रों पर विकासात्मक शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक आकलन करना मुश्किल हो सकता है। कई बार डिफ़िकल्टीज़ होती है या कठिनाई होती है असेसमेंट करने के दौरान। नेत्रहीन छात्र को दिए गए परीक्षण की उपयोगिता न केवल परीक्षण को अनुकूल करने की क्षमता पर निर्भर करती है बल्कि उनका जो और ओवरऑल डेवलपमेंट है, उनका एजुकेशन लेवल है, एजुकेशन में जो उनका प्रोग्रेस है उस सब पर आधारित किया जाता है और उसके बेस पे भी होता है, बल्कि परीक्षणों की विशेषताओं पर निर्भर करती है। और यदि प्रश्न छात्रों की दृष्टि को संदर्भ करने की क्षमता पर निर्भर करती है। जैसे जो भी हम असेसमेंट करते हैं या वो टूल है, असेसमेंट टूल है, वो बच्चे के एज पर भी डिपेंड करता है और डिसेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। जो इसमें टूल फॉर साइकोलॉजिकल असेसमेंट ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड है। यहाँ पे जो जिस टूल के बारे में हम बात करेंगे वो सब है। जो पहला है बिथोवा पेकनिकर परफॉर्मेंस टेस्ट, दूसरा है WISCR और तीसरा है एडेप्टेड EPQ। फिर नेक्स्ट है अडेप्टेड ब्लाइंड लर्निंग एप्टीट्यूड टेस्ट, नेक्स्ट है कंसेप्ट डेवलपमेंट फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रेन, रीडिंग प्रेफरेंस टेस्ट एंड लास्ट वन है कॉर्नेल मेडिकल इंडेक्स फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रेन। तो सबसे पहले हम देखते हैं बिथोवा पेकनिकर परीक्षण। भारत में विकसित दृष्टिबाधितों हेतु यह पहला बौद्धिक परीक्षण है जिसमें IQ या इंटेलिजेंसी टेस्ट होता है। इस परीक्षण को प्रोफेसर पेनिकर द्वारा 1979 में विकसित किया गया था। यह बुद्धिमापन के लिए एक प्रदर्शन आधारित परीक्षण है। जो परफॉर्मेंस, जैसे बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहा है उसके बेस पे इसमें हम आकलन करते हैं। इसके माध्यम से शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुरूप दृष्टिबाधित बच्चों का परीक्षण उपरांत बौद्धिक क्षमताओं को विभिन्न क्षेत्रों में वर्गीकरण किया जाता है। जिसे इसमें हमने अलग अलग लेवल में या सेक्शन में डिवाइड करके हम टेस्ट करते हैं। इस बात से हम भली भांति परिचित हैं कि शैक्षणिक संदर्भ में वर्गीकरण विशिष्ट शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया जाता है। जैसे किसी बच्चे को हमें डिसाइड करना है कि उनको हम ब्रेल लिपि डायरेक्ट स्टार्ट करें या फिर वो बिग प्रिंटेड बुक से उनको हम एजुकेशन स्टार्ट करें, तो यहाँ पे हमें ये टेस्ट से भी कुछ हद तक ये निर्णय करने में सहायता कर सकती है। यह परीक्षण भारत में दृष्टिबाधितों हेतु मनोवैज्ञानिक परीक्षा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण आयाम है। इस
परीक्षण संबंधी मैनुअल तथा परीक्षण सामग्री जो हमारा नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड मुंबई में है वहाँ से उपलब्ध कराई जाती है। फिर दूसरा है व्हिसलर इंटेलिजेंस स्केल रिवाइज्ड। ये स्केल कई बार रिवाइज्ड हुआ है, या इसलिए यहाँ पे रिवाइज्ड शब्द का प्रयोग किया गया। बच्चों के लिए व्हिसलर इंटेलिजेंस स्केल है वो 6 से लेकर 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों के बीच में किया जाता है। में सबसे हालिया संस्करण है। बच्चों में बुद्धि के 2 पहलुओं को मापता है। इसमें 2 पहलू है, वो पहला है मौखिक और दूसरा है प्रदर्शन बुद्धि। जो बच्चा बोल के इसमें टेस्ट देता है और दूसरा है जो परफॉर्म करके कोई आपने उनको किट के द्वारा जो कार्य दिया है उसको बच्चा किस तरह से हल करता है। मौखिक बुद्धि में शब्दावली और समझ जैसे पहलू शामिल है। प्रदर्शन इंटेलिजेंसी में मैट्रिक्स रीजनिंग और पिक्चर पूर्णता शामिल है। CV को प्रसारित करने के लिए 45 to 65 मिनट्स लगते हैं और यह अधिकांश IQ परीक्षण के लिए विशिष्ट स्कोर उत्पन्न करता है। औसत स्कोर 100 है, जिसमें बच्चे स्कोर औसत से अधिक का संकेत देता है और कम स्कोर बुद्धि के निम्न स्तर का संकेत देता है। अगर जो औसत एवरेज जो स्कोर है वो 100 है, उसके ऊपर अगर बच्चा गया है तो उसकी जो IQ लेवल है वो अच्छी है, और उससे नीचे अगर स्कोर कर रहा है बच्चा तो वो उनका जो IQ लेवल है वो कम है, लो है। इस आप चार्ट में देख सकते हो जो वर्बल है वो अलग किया हुआ है, फिर वर्बल को भी हमने सब टेस्ट में बांटा है, फिर इधर परफॉर्मेंस है उसको भी सब टेस्ट में बांटा हुआ है। वर्बल में इंफॉर्मेशन है, सिमिलरिटीज़, अर्थमेटिक, वोकेबलरी और कंप्रीहेंशन है। फिर परफॉर्मेंस IQ वाले में है पिक्चर कंप्लीशन, कोडिंग, पिक्चर अरेंजमेंट, ब्लॉक डिज़ाइन, ऑब्जेक्टिव असेंबली। फिर जो WISCV प्राइमरी इंडेक्स है उसको हमने 5 सेक्शन में अलग अलग किया हुआ है। जो पहला है वो वर्बल कंप्रीहेंशन, दूसरा है विजुओ स्पेटियल, तीसरा है फ्लूइड रीजनिंग और चौथा है वर्किंग मेमोरी और 5वां है प्रोसेसिंग स्पीड। फिर उसको भी सब टेस्ट में डिवाइड किया हुआ है। जो वर्बल वाले उसमें सिमिलरिटीज़, वोकेबलरी, इंफॉर्मेशन, कंप्रीहेंशन है। फिर विजुअल स्पेटियल में ब्लॉक डिज़ाइन और विजुअल पजल्स है। फिर फ्लूइड रीजनिंग में मैट्रिक्स रीजनिंग, फिगर वेट, अर्थमेटिक, और फिर वर्किंग मेमोरी में डिजिट, पिक्चर स्पैन, लेटर्स एंड नंबर्स, और लास्ट प्रोसेसिंग स्पीड में कोडिंग, सिंबल सर्च एंड कंसलेशन। तो यह एक पूर्ण स्केल है जो IQ या इंटेलिजेंसी मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसे पहले एक बुद्धि भागफल या IQ स्कोर के रूप में जाना जाता था। उत्पन्न करता है जो एक बच्चे की समान बुद्धि क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। जो रिजल्ट आता है ये टेस्ट करने के बाद वो बच्चे का IQ लेवल बताता है। यह 5 प्राथमिक सूचांक स्कोर भी प्रदान करते हैं जो अभी हमने चार्ट में देखा है। वर्बल कंप्रीहेंशन इंडेक्स, विजुअल स्पेटियल इंडेक्स, फ्लूइड रीजनिंग इंडेक्स, वर्किंग मेमोरी इंडेक्स एंड प्रोसेसिंग स्पीड इंडेक्स। ये सूचांक अस्तः संज्ञात्मक डोमेन में बच्चों की क्षमताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्राथमिक और माध्यमिक उप परीक्षणों के विभिन्न संयोजनों से 5 सहायक संयुक्त स्कोर प्राप्त किए जा सकते हैं। फिर जो पहला है वो वर्बल कंप्रीहेंशन इंडेक्स है। इसमें किस तरह से जो सब टेस्ट है और इसमें क्या क्या किया जाता है। जो पहला है वो समानता, जो प्राथमिक लेवल पर किया जाता है। पूछ रहा है कि 2 शब्द समान कैसे हैं। अगर 2 ऑब्जेक्ट या कोई भी हम 2 वस्तु बच्चे को दिखा रहे हैं तो उसमें समानता किस तरह से, क्या क्या उसमें सेम चीज़ें हैं। दूसरा है शब्दावली, ये भी प्राथमिक लेवल पर है। शिक्षार्थी को दिए गए शब्द को परिभाषित करने के लिए कहा जाता है। अगर आप उसको कोई ऑब्जेक्ट दिखा रहे हो तो वो क्या है, उसके नाम या फिर उसके बारे में बताओ। फिर नेक्स्ट है सूचना, यह माध्यमिक स्तर पर है। समान ज्ञान के प्रश्न, अगर बच्चे को किसी चीज़ रिलेटेड किसी चीज़ के बारे में पता है तो उससे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि उसका रंग कैसा है, ये उसका शेप साइज कैसा है, इस तरह से। फिर है समझ,
द्वितीयक सामाजिक स्थितियों या समान अवधारणाओं के बारे में प्रश्न। अगर उससे हम जो उसका अवधारणा है, कंसेप्ट है किसी चीज़ से रिलेटेड, तो इसमें हम वो बच्चे से पूछ सकते हैं। VIC मौखिक अवधारणा निर्माण का एक समग्र उपयोग है और यह सिमेंटिक ज्ञान से प्रभावित है। जैसे वर्बली हम बच्चे को कोई खिलौना है, ऑब्जेक्ट है, तो उसको दिखा के उसके बारे में पूछ सकते हैं। छोटे बच्चे हैं तो बॉल की तरह, इस तरह से हम लेवल भी इसमें आगे लेके जाएंगे। फिर दूसरा है विजुअल स्पेटियल प्रोसेसिंग, को ब्लॉक डिज़ाइन और विजुअल पजल सबसेट से लिया गया है। इसमें जो विजुअल जैसे कलरफुल ब्लॉक या नंबरिंग ब्लॉक है या अल्फ़ाबेट्स के हैं या फिर कुछ पिक्चर का ब्लॉक है, तो यहाँ पे हम, या पजल वाले ब्लॉक है, तो यहाँ पे हम बच्चे को देंगे और फिर पिक्चर दिखा के भी बोल सकते हैं कि इस ब्लॉक को आप इस पिक्चर में जैसा दिख रहा है वैसा बनाइए। तो इसमें है ब्लॉक डिज़ाइन, ये प्राथमिक स्तर पर है। बच्चे एक प्रदर्शित मॉडल के अनुसार लाल और सफ़ेद ब्लॉक को एक पैटर्न में एक साथ रखते हैं। यह समयबद्ध है और कुछ अधिक कठिन पहेलियों गति के लिए बोनस प्रदान करती है। जैसे इसमें भी डिफ़िकल्टी लेवल हम बढ़ा सकते हैं और इसमें जो टाइम बाउंड है, हम एक टाइम पीरियड देते हैं बच्चे को कि आपको इस टाइम के पीरियड ही इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है दृष्टि पहेलियाँ, ये भी प्राथमिक स्तर पर है। बच्चे एक प्रोत्साहन पुस्तक में एक ऐसी पहेली देखते हैं और उन टुकड़ों में से चुनते हैं जिनमें से 3 पहेली का निर्माण कर सकते हैं। तो VSP दृष्टि स्थानिक प्रसंस्करण का एक उपयोग है। फिर नेक्स्ट है हमारा तीसरा फ्लूइड रीजनिंग इंडेक्स, को मैट्रिक्स रीजनिंग और फिगर वेट सबसेट से लिया गया है। फ्लूइड रीजनिंग स्केल उप परीक्षण का वर्णन नीचे किया गया है। जैसे पहला है वो मैट्रिक्स रीजनिंग है, ये प्राथमिक स्तर पर है। बच्चों को एक लापता या मतलब कि जो मिल नहीं रहा है, गुम हो गया वर्ग के साथ चित्रों की एक सरणी दिखाई जाती है और 5 विकल्पों में से उस चित्र का चयन करें जो उस सरणी में फिट बैठता है। तो हम एक उसमें मिसिंग है, उसको हमको ढूंढ के वहाँ पे फिट करना है। फिर नेक्स्ट है चित्र भार, ये भी प्राथमिक स्तर पर है। बच्चे एक प्रेरक पुस्तक देखते हैं जो एक खाली पक्ष के साथ एक पैमाने पर चित्र बनाती है और उस विकल्प का चयन करती है जो मापने को संतुलित रखता है। फिर नेक्स्ट हमारा चित्र अवधारणा, किसी चित्र को देख के उसका कॉन्सेप्ट बनाना। बच्चों को पंक्तियों या 2 या 3 पंक्तियाँ में प्रस्तुत चित्रों की एक श्रृंखला प्रदान की जाती है और यह निर्धारित करने के लिए कहा जाता है कि कौन से चित्र एक साथ चलते हैं, प्रत्येक पंक्ति में से एक। फिर नेक्स्ट है अंक गणित, मौखिक रूप से प्रसारित अंक गणित शब्द समस्या है। इसमें भी टाइम लिमिट है, जो टाइम पीरियड है उसके अंदर ही इसको हमें बच्चे को सॉल्व करना है। ये FRI आगानात्मक और मात्रात्मक तर्क का एक उपयोग है। फिर 4th वन है वर्किंग मेमोरी इंडेक्स, डिजिट स्पैन और पिक्चर स्पैन सबसेट से लिया गया है। वर्किंग मेमोरी स्केल के जो सबसेट है वो इस प्रकार है। जो पहला है आपका डिजिट स्पैन, ये प्राथमिक लेवल पर है। बच्चे संख्याओं के क्रम को मौखिक रूप से सुनते हैं और उन्हें जैसा सुना है उल्टे क्रम में और आरोही क्रम में दोहराने के लिए बोलते हैं। जैसे हमने बच्चे को 1 to 10 काउंट सुनाया, फिर हमने इसको बोला कि आप उल्टी तरह से 10 से स्टार्ट करो 1 तक। तो ये डिजिट स्पैन है, बच्चे को कितने वर्ड्स याद रहते हैं या कितने बच्चे उसमें मिस करते हैं या पूरा उन्होंने बता दिया। फिर नेक्स्ट है पिक्चर स्पैन, बच्चे एक प्रोत्साहन पुस्तक में चित्रों को देखते हैं और यदि संभव हो तो चित्रों का इंगित करने के लिए विकल्पों में से चयन करते हैं। फिर नेक्स्ट है अक्षर संख्या अनुकरण, बच्चों को संख्या और अक्षरों की एक श्रृंखला प्रदान की जाती है और उन्हें पूर्ण निर्धारित क्रम में परीक्षक को प्रदान करने के लिए कहा जाता है। इसमें जो WMI कार्यशील स्मृति क्षमता का एक उपयोग है। इसमें बच्चा उस कार्य को कितनी देर में और करने में कितना सक्षम हो रहा है ये हम निर्धारित करते हैं। फिर इसमें 5वां है प्रोसेसिंग स्पीड इंडेक्स,
कोडिंग और सिंबल चार्ट सबसेट से लिया गया है। प्रसंस्करण गति उप परीक्षण इस प्रकार है। जो पहला है वो कोडिंग। 8 से कम उम्र के बच्चे ये कोड के अनुसार अलग अलग रेखाओं के एक साथ आकृतियों की पंक्तियों को चिन्हित करते हैं। 8 से अधिक उम्र के बच्चे एक कुंजी का प्रयोग करके एक अंक प्रति कोड का प्रतिलेखन करते हैं। कार्य समय सीमित है, इसमें जो है वो टाइम बाउंड है। इसमें भी हमें कितने देर में सॉल्व करना है उसके हिसाब से हमें करना पड़ता है, 5 मिनट 10 मिनट जो भी टाइम पीरियड है उसके अनुसार। फिर नेक्स्ट है प्रतीक खोज। ये भी प्राथमिक स्तर पर है। बच्चों को प्रतीक और लक्ष्य प्रतीकों की पंक्तियों दी जाती है और यह चिन्हित करने के लिए कहा जाता है कि लक्ष्य प्रतीक प्रत्येक पंक्तियों में दिखाई देते हैं या नहीं। फिर है इसमें कैंसलेशन। बच्चे चित्रों की यादृच्छिक और संरचित व्यवस्था को स्कैन करते हैं और सीमित समय के भीतर विशिष्ट लक्षित चित्रों को चिन्हित करते हैं। SPI प्रसंस्करण गति का एक उपयोग है। जैसे आप पिक्चर में यहाँ पे देख रहे हो, अलग अलग जो मॉडल जैसा दिया हुआ है, वाइट और येलो का अलग अलग पेपर है, तो ये इसका टूल है, इससे ही किया जाता है। यहाँ पे आप कुछ पिक्चर देख रहे हो, जो पहला जो पिक्चर है उसमें 4 है अलग अलग, जैसे पहले वाइट है, फिर ब्लैक है, फिर राउंड है और वो भी ब्लैक है, और बाद में उसके नेक्स्ट में क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, उसमें से उस जगह पे कौन वाला आएगा, A B या C। तो इसमें से बच्चे को वहाँ पे चूज़ करके वहाँ पे रखना है। फिर दूसरा नीचे देख रहे हो आप, यहाँ पे भी एक जगह खाली है, वहाँ पे फिल करना है। पहले छोटा है, फिर बड़ा है, फिर छोटा है, तो यहाँ पे बड़ा वाला आएगा। बड़ा वाला आएगा तो किस कलर का आएगा, तो यहाँ पे नीचे बच्चे को इसमें 5 ऑप्शंस हैं, वहाँ से बच्चे को चुन के उसमें फिल करना है। तो इस तरह से इसमें बच्चे का आकलन किया जाता है। जैसे आप इसमें देख रहे हो, अलग अलग जो हमको ब्लॉक दिया हुआ है बच्चे को पिक्चर में, वो डिज़ाइन देख रहे हैं, उस डिज़ाइन को हमको यहाँ पे ब्लॉक से बनाना है। तो इसके लिए जो भी टाइम पीरियड देंगे, जो उनका असेसमेंट कर रहे हैं, वो उनके टाइम पीरियड के अंदर उस चित्र जैसा यहाँ पे ब्लॉक को बनाना है। फिर हमारा दूसरा टेस्ट है वो है स्नेक पर्सनालिटी क्वेश्चनरी। स्नेक व्यक्तिगत प्रश्नावली संशोधित, ये भी व्यक्ति के 3 प्रमुख आयामों को पता लगाता है। इसमें जो भी पर्सनालिटी है एक व्यक्ति का, उसका जो 3 अलग अलग प्रकार के उनके बारे में पता करता है। जो पहला है बहिर्मुखता, दूसरा है मनोविक्षुब्धता और तीसरा है मनोविकृति। EPQR व्यक्तित्व क्षेत्र को मापने के लिए एक उत्कृष्ट मूल्यांकन उपकरण है। यह मानव संसाधन, कैरियर परामर्श, नैदानिक सेटिंग और अनुसंधान जैसे कई अनुप्रयोगों में उपयोगी है। जो पहला है उसको हम देख लेते हैं। जो बहिर्मुखता है, उच्च E स्कोर बहिर्मुखता का संकेत देते हैं कि जो व्यक्ति उच्च स्कोर करते हैं वे आउटगोइंग, आवेगी, बेहिचक होते हैं। जैसे अगर किसी नए लोगों से बात करना है तो वो खुल के बात करेंगे, उनको कोई झिझक नहीं होगी या शर्म नहीं आएगी। हम यहाँ पे इनको एक्सट्रोवर्ट भी बोल सकते हैं। नई जगह पे जाना है, नए लोगों से बात करना है, जैसे स्टेज पे खड़े होकर कुछ बोलना है तो इनको कोई झिझक नहीं आती। कई बच्चों को आप देखोगे कि वो चढ़ नहीं पाते, अगर स्टेज पे चले गए तो भी कुछ बोल नहीं पा रहे। तो ये इस पर्सनालिटी वाले जो व्यक्ति हैं उनको बेझिझक होते हैं, वो कुछ भी बोलने में करने में उनको कोई शर्म नहीं आती और वो एकदम बड़े आराम से कर लेते हैं। उनके कई सामाजिक संपर्क होते हैं और अक्सर समूह गतिविधियों में भाग लेते हैं। आमतौर पर बहिर्मुखी अत्यधिक सामाजिक
होते हैं। जैसे अगर सोशल कुछ वर्क करना है, एक्टिविटी कल्चरल एक्टिविटीज़ है, कोई प्रोग्राम है, तो उसमें ये लोग भाग भाग के सबसे आगे होके काम करेंगे। और कुछ लोग हैं जिनको आप 10 बार बोलो तो भी वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं लेंगे या पीछे रहेंगे, चलो कुछ काम बता दिया तो कर लेंगे, इस तरह से। आमतौर पर बहिर्मुखी अत्यधिक सामाजिक होते हैं, सभाओं को पसंद करता है। अगर बहुत सारे लोग हैं तो उनसे बात करना, उनके साथ रहना, घूमने जाना उनको बहुत अच्छा लगता है। इसके उल्टा अगर उनको बोला जाए कि आप एक जगह रहो, स्थिर रहो, कोई आसपास नहीं, अकेले हैं, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, उनका मन नहीं लगेगा। उनके कई दोस्त होते हैं, लोगों से बात करने की ज़रूरत होती है, और पढ़ने, अध्ययन करने और चिंतन करने जैसी एकांत गतिविधियों को वो लोग नापसंद करते हैं, उनको मज़ा नहीं आता। इसके बजाय विशिष्ट बहिर्मुखी उत्तेजना की तरजीह देता है, मौके लेना पसंद करता है, अक्सर पल भर में काम करता है। अगर कोई भी डिफ़िकल्टी काम हो तो वो हमेशा तैयार होते हैं, हाँ मैं कर लूँगा, या फिर उसको डेयर लेने में या उस कठिनाई का सामना करने में वो पीछे नहीं हटते, और आमतौर पर काफ़ी सक्रिय होता है। ऐसा व्यक्ति व्यवहारिक चुटकुलों का शौकीन होता है, और आमतौर पर किसी भी बात का जवाब उसके पास होता है। मतलब कुछ भी अगर टॉपिक चल रहा है तो वो उनको पता है, नहीं पता है, उस टॉपिक में वो अपना जवाब देंगे, पार्ट लेंगे। कई बार नहीं, उस चीज़ से रिलेटेड उनको सही चीज़ें नहीं, तथ्य नहीं पता है, तो भी उसका वो जवाब देते हैं। फिर दूसरा है मनोविक्षुब्धता। उच्च एन स्कोर मजबूत भावनात्मक अक्षमता और अति सक्रियता का संकेत देते हैं। उच्च स्कोर वाले लोग भावनात्मक रूप से अति प्रतिक्रियाशील होते हैं और शांत होने में कठिनाई का सामना करते हैं। ऐसे लोग अस्पष्ट दैहिक गड़बड़ी की शिकायत करते हैं और कई चिंताओं और परेशान करने वाली भावनात्मक भावनाओं की रिपोर्ट करते हैं। तनाव में होने पर वे न्यूरोटिक विकार विकसित कर सकते हैं, जो वास्तविक न्यूरोटिक पतन से कम हो जाते हैं। उच्च अंक ऐसे लोगों को परिवार और कार्य स्थितियों में पर्याप्त रूप से कार्य करने से रोकती है। तो ये अपनी स्थितियों से, या जो भी उनका जो कार्य के समय स्थिति है, उसमें वो अपने आप को सूटेबल नहीं कर पाते हैं। फिर तीसरा है मनोविकार। उच्च पी स्कोर मनोवैज्ञानिक विकारों को विकसित करने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं, जबकि एक ही समय में वास्तविक मानसिक स्थितियों की कमी होती है। उच्च पी स्कोर वाले लोग क्रूर, अमानवीय, सामाजिक रूप से उदासीन, शत्रुतापूर्ण, आक्रामक या खतरे पर विचार नहीं करने वाले असहिष्णु होने के इच्छुक होते हैं। इनको किसी को अगर दुख देने में बहुत मज़ा आता है, किसी के दर्द को, भावना को ये नहीं समझते। वे दूसरों के लिए मुसीबत खड़ी करते हैं, नीचा दिखाते हैं, जैसे रैगिंग करना है या किसी का मजाक उड़ाना है, कमेंट पास करना है। विघटनकारी कार्य करने और सहानुभूति की कमी की प्रवृत्ति ऐसे व्यक्तियों में दिखाई देती है। फिर नेक्स्ट है हमारा ब्लाइंड लर्निंग एप्टीट्यूड टेस्ट। इस टेस्ट को प्रारंभिक अनुभव, सूक्ष्म संवेदी अंतर या मौखिक उपयोगिता के बजाय स्पर्श की भावना के आधार पर विकसित किया गया। इसमें जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे, उनका जो टच करके, स्पर्श करके है, उसके द्वारा टेस्ट किया जाता है। इसे 1979 में टी अर्नेस्ट न्यूलैंड द्वारा विकसित किया गया था। ब्लाइंड लर्निंग एप्टीट्यूड टेस्ट एक व्यक्तिगत परीक्षण के विकास और प्रकृति का वर्णन करता है। 961 शैक्षिक रूप से नेत्रहीन बच्चों के प्रतिनिधि पर मानकीकृत इसकी उच्च विश्वसनीयता और वैधता है। परीक्षण आइटम ब्रेल पेपर पर उभरा हुआ है और 6 श्रेणियों में माना जाता है। हालांकि आजकल इस
शासित करने के लिए डेटा बहुत पुराना हो चुका है। आजकल ये ज़्यादा आमतौर पर इस्तेमाल में नहीं आते। फिर नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रेन। अवधारणा विकास में किसी वस्तु की विशेषताओं और अन्य वस्तुओं के साथ उसके स्थानिक संबंध को समझना शामिल है। जैसे अगर वीआई बच्चा है तो वो किसी भी चीज़ के बारे में अपना कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप करेगा, किसी वस्तु के बारे में या किसी जगह के बारे में, तो ये इसमें आता है। दृष्टिवादी छात्र आकस्मिक रूप से अवधारणाओं को सीखने के कई अवसरों से चूक जाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वे निरीक्षण करने और अपनी दुनिया के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करने में सक्षम ना हो। जैसे हम अगर कई चीज़ों को देख के या सुन के आसानी से सीख लेते हैं या उसके बारे में जान जाते हैं, लेकिन कई बार जो वीआई बच्चा वो चीज़ के बारे में तो सुन रहे हैं लेकिन उसको देख नहीं पा रहे हैं, उसको महसूस नहीं कर पा रहे या उनके पास नहीं है, तो उस चीज़ के बारे में उनका कॉन्सेप्ट डेवलप होने में कठिनाई होती है या कई बार नहीं हो पाती है। नेत्रहीन छात्रों को वास्तविक वस्तुओं के साथ सार्थक अनुभव और बातचीत प्रदान करने की आवश्यकता होती है। वे उसको छू के महसूस करके उसके बारे में पता कर सकते हैं। स्पष्टीकरण छात्र को अनुभव से जुड़ी शब्दावली प्रदान करते हैं। छात्र को यह समझने में मदद करता है कि वो क्या महसूस कर रहे हैं या फिर जो उनका पिछला अनुभव है उससे भी उसको वो ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं और उसके बारे में और आगे जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा रीडिंग प्रेफरेंस टेस्ट। इसमें लो कॉन्ट्रास्ट फंक्शनल असेसमेंट किट का विकास पर एक शोध और इसका अध्ययन अल्प दृष्टि वाले बच्चों की दृष्टि तीक्ष्णता और दृष्टि दक्षता के बीच संबंध के बारे में डॉक्टर MNG द्वारा संचालित किया गया था। यह 1974 से 1977 राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद नई दिल्ली की शैक्षिक अनुसंधान नवाचार समिति द्वारा समर्थित था। यह अध्ययन भारत के तमिलनाडु राज्य में अल्पदृष्टि वाले 321 बच्चों के साथ किया गया था। इससे पता चलता है कि अल्पदृष्टि वाले अधिकांश बच्चों के पास औपचारिक दृष्टि दक्षता परीक्षण नहीं होते हैं। कुछ बच्चों के लिए बड़े प्रिंट वाले सामग्री निर्धारित की जानी चाहिए, न कि सभी के लिए। जैसे अगर लो विजन बच्चे हैं तो उनमें कई बच्चों का अगर जो आई साइट प्रोग्रेसिव नहीं है तो वो बिग प्रिंटेड वाले बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उन बच्चों का जो आई साइट है प्रोग्रेसिव है, पता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे दिन जा रहा है वैसे वैसे उनकी दृष्टि और कम होती जाएगी, तो हमें उनको ब्रेल लिपि से पढ़ाना स्टार्ट कर देना चाहिए। प्रिंट पढ़ने के बारे में निर्णय लेते समय कुछ घटकों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, जैसे जो प्रिंट का अक्षर है, साइज है, उनका कितनी दूर से बच्चे पढ़ पा रहे हैं, उनका जो टेबल का या बुक रखने का और जो सर का स्पेस है वो कितना डिस्टेंस हो रहा है, आदि पर विचार किया जा सकता है। फिर शोध से पता चलता है कि अल्पदृष्टि वाले छात्र थोड़े समय के लिए बड़े प्रिंट को पढ़ने के लिए अपनी दृष्टि का उपयोग करते हैं, लेकिन लंबे समय तक ये नहीं हो पाता है। फिर अगर उनका प्रोग्रेसिव है तो उनको ब्रेल लिपि पे आना ही पड़ता है, उससे पढ़ाई स्टार्ट करना पड़ता है। तो वहाँ पे हमें ये पहले ही डिसाइड अगर हम कर लेते तो वो स्टार्टिंग से ब्रेल लिपि ही सीखना शुरू कर देते, तो उनको फिर स्विच ऑन करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होता, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ब्रेल लिपि कर रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चे को छोड़ना पड़ रहा है, पहले उन्होंने बिग प्रिंटेड स्टार्ट किया, फिर उसको छोड़ के यहाँ पे फिर से हमें ब्रेल लिपि स्टार्ट करना पड़ रहा है। अल्पदृष्टि वाले बच्चे की पढ़ने की वरीयता के आकलन में जिन क्षेत्रों को महत्वपूर्ण माना जाता है वो है दृश्य पृष्ठभूमि, जो बैकग्राउंड का जो है वो किस कलर का है, कैसा है, रंग का पता लगाना। जैसे अगर हम कंट्रास्ट में लाइट कलर का पेपर है तो उस पर हम किस डार्क कलर का प्रयोग करें ताकि बच्चे को पढ़ने में आसानी हो। फिर अगर हम बच्चे को चश्मा ऑप्टिकल प्रोवाइड करवा रहे हैं तो वो उसका बच्चे को कैसा चाहिए, किस तरह का चाहिए, उस लेंस अगर लगाना है तो उसको भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर एक गद्यांश को पढ़ने में लगने वाले समय
अगर बच्चे को हमें किस भाषा में हमें सिखाना है, मातृभूमि है या फिर कोई अदर लैंग्वेज है, इंग्लिश है, तो किस में बच्चा कंफर्टेबल है या किस में अच्छा सीख रहा है, या फिर वो अभी तक अगर पढ़ाई किया है तो किस भाषा में किया है, वो सब भी हमें यहाँ पे पता करना है। प्रकाश धारणा, जैसे धूप है, मंद प्रकाश है, तो बच्चे को कैसी रोशनी चाहिए, किसी बच्चे को ज़्यादा चाहिए, किसी बच्चे को कम चाहिए। तो यहाँ पे हमें जो बच्चे का जो लाइट की जो नीड्स है वो किस तरह की है, फिर हाथ की गति का पता लगाना, इसमें और आदि और भी है। बच्चे को टच करके टेक्टाइल का हमें ज़्यादा सहयोग लेना है, तो ये सब हमें यहाँ पे देखना है। REPT टेस्टिंग किट नहीं है, ये टेस्टिंग किट नहीं है, लेकिन इससे हमें बच्चे का जो एजुकेशन है उसमें हमें किस तरह से आगे बढ़ना है वो बहुत हद तक निर्धारित करने में सहायता करती है। फिर है नेक्स्ट कॉर्नेल मेडिकल इंडेक्स। कॉर्नेल मेडिकल इंडेक्स है वो 1949 में बनाया गया था, जिसका उद्देश्य चिकित्सा के समय न्यूनतम खर्च पर प्रासंगिक चिकित्सा और मनोरोग डेटा के एक बड़े समूह को इकट्ठा करने के लिए उपयुक्त उपकरण की आवश्यकता को पूरा करना था। यह एक मानकीकृत चिकित्सा इतिहास और बाद के साक्षात्कार के लिए एक गाइड के रूप में कार्य करता है, लेकिन आजकल इसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो ये जो आज हमने जो भी डिस्कस किया वो सारा टूल्स है जो लो विजन बच्चों के स्टडी के लिए या स्टडी में हमें कैसे उनको आगे लेके जाना है वो निर्धारित करने में सहायता प्रदान करती है। इससे रिलेटेड कुछ गृह कार्य है जो आप देख सकते हो अपने प्रोग्रेस के लिए। जो पहला है, नेत्रहीनों के मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए कौन कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है। दूसरा है इसमें WISCR टेस्ट क्या है और इसके बारे में विस्तार पूर्वक समझा। जैसे इससे हम IQ बच्चे का IQ लेवल पता करते हैं। इसमें यहाँ पे VI बच्चों का भी होता है, इससे हम MR बच्चों का भी या हम लोग भी अपना IQ टेस्ट करवाना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसी से हमारा IQ लेवल पता चलता है। फिर तीसरा है EPQR टेस्ट, किन किन आयामों को मापता है, इसके बारे में चर्चा करें। तो ये भी हमारा 3 तरह का जो व्यक्तिगत आयामों है उसको मापने में काम आता है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो अपने के लिए। ये हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का जो पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।